अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम। हम पहले देखेंगे एटम, उसके मीनिंग, उसकी डिफाइन और एटम में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के भी जो उससे भी छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं जिनसे मिलके एटम बना है, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसका मीनिंग। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने एटम को जब देखा कि बहुत ही स्मॉल साइज़ की कोई चीज़ है जिसे हम आम आँख से देख भी नहीं सकते, उन्होंने एटम को उस चीज़ को नाम दिया एटॉमस। एटॉमस का क्या मतलब होता है? एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम, यानी कि जो चीज़ मज़ीद तकसीम ना हो सके। ए मतलब नॉट, टॉनी मतलब टू कट, मतलब कि मज़ीद किसी चीज़ को कट डाउन ना कर सके, ना किया जा सके। लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक, अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें तो अब साइंसदान ने एटम के मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी दरियाफ्त कर लिए हैं। तो हम अब कहते हैं कि एटम क्या है? डिविजिबल, मतलब कि मज़ीद तकसीम हो सकता है। अगर हम डिफ़ाइन देखें तो डिफ़ाइन में हमारे पास एटम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इसके आप दो पार्ट करें कि एक एलिमेंट है, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और भी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएवर बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। इन सारे एलिमेंट का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिन एटम से उसको हम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। और दूसरा क्या है? विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, उसे हम कह रहे हैं एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिएक्शन हमें पता है दो टाइप के होते हैं। एक क्या है? एक को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम इन्वॉल्व्स होते हैं। एटम कैसे इन्वॉल्व होते हैं? हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तब्दील होना, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट अगर मैं देख लूँ, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। जैसे एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, ये आपस में बॉन्ड बनाया हुआ इन्होंने, तो एक का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना केमिकल रिएक्शन में। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यहाँ से कुछ लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में, कुछ में यहाँ पे जिनके पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस भी, वो सारे रिएक्शन में आ जाते हैं। खैर, हम कह रहे हैं ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड किस तरह होता है? ये किसके दरमियान होता है? एटम के दरमियान, मतलब कि एटम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इनमें ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होगा। फिर जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें भी फिर एटम, उनमें फिर क्या होता है? न्यू बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये क्लोरीन, एक क्लोरीन से, मतलब कि Cl2 जो होता है, ये Cl2 की स्ट्रक्चर है। अगर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो इसको दोबारा करते हैं। ये इसको दोबारा करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास है Cl2 की, ये Cl2 एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? इनका बॉन्ड ब्रेक होगा। प्रोडक्ट में सपोज दैट अगर रिएक्शन में H2O भी है या कोई और भी है, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन सकता है? HCl बन सकता है कि नहीं? न्यू बॉन्ड, पिछला बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। ये होता है हमारे पास। इन शॉर्ट हमारे पास समरी क्या आ रही है इसमें? एटम इन्वॉल्व है इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप लोगों को पता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई होती है। ये अभी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, हम एटम की अगर सेकंड डिफाइन करें तो सेकंड डिफाइन के मुताबिक एटम क्या है? फर्स्ट हम वही देखेंगे, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का आप कह लें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है।
पहले हमने कहा था विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो भी इसी की डिफाइन है। दूसरा हम क्या कहेंगे, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों किस में आ जाएंगे, एटम की डिफाइन। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, एटम है सॉरी, जो इंडिपेंडेंटली मतलब कि किसी भी डिपेंड हुए बगैर एग्जिस्ट करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो किसी भी डिपेंड हुए बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये हैं तो एटम, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसी के और एटम के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना के कोई कंपाउंड फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। ऑक्टेट क्या होते हैं, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, ऑक्टेट। दूसरी तरफ हम आते हैं नोबल गैसेज, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन, ईटीसी, वट्सएवर, ये सारी ये क्या कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उससे क्या होगा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं एटम के, हमें पता है कि एटम में 3 फंडामेंटल एटम के पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये जो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ था, और ये न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर शेल है, ये ब्लैक वाले ये शेल है, इनमें क्या है, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो शेल है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी साथ बताती चलूँ, वैसे इस टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है पर पता होना चाहिए अगर आप लोगों को पहले नहीं पता तो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी नए प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की तादाद को जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है किसी भी एटम को, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वी से। लेकिन जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मतलब कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं जितने न्यूट्रॉन हैं उनको सम करें, उनका प्लस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। अच्छा, और उसके बाद अगर हम एक और आपको मैं बात बताती चलूँ, ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अगर हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ना एटॉमिक नंबर बता रहा है ना हमें एटॉमिक मास बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैसे पता लगेगा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उसके बाहर ये जो शेल है उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर है किसी भी न्यूट्रल एटम में, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा और भी 100 पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन एक्सेप्ट दीज, का मतलब है कि इनके अलावा भी, इनके सिवा भी मोर देन 100 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एटम में, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कुछ स्टेबल हैं और कुछ अनस्टेबल हैं। ओवरऑल प्रोटॉन जिस पे क्या चार्ज था, प्लस का। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रॉन का नाम से जाहिर है कि वो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने छोटा सा 0 लिखा है। और इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये 3 क्या है हमारे पास, स्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल में आपके पास जो बाकी मैंने कहा था मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनमें मीज़ोन, बोसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, व्हाटसएवर, बहुत ज़्यादा आगे ऐसे पार्टिकल हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि हमें एटम का एविडेंस कहाँ से मिलता है, एविडेंस ऑफ एटम मतलब कि उसका शाहिद, गवाही कहाँ से मिलती है, क्योंकि एटम तो इतना छोटा है हम उसे देख ही नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाती हूँ, एक डॉट में आपको बहुत ज़्यादा, एक डॉट सिंपल, ये तो लग ही नहीं रहा, एक इसको अगर मैं एक डॉट लगाती हूँ यहाँ पे, तो ये तो ज़रा लाइन लग गई, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास एटम नज़र आ जाएंगे आपको। फिर हम देख कैसे सकते हैं उन्हें, उसके लिए
मैं आपको आपकी बुक की एक लाइन से ही रहनुमाई करना चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ पता लगे। इसको एट इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक्चुअली असल में ये पॉसिबल नहीं है, टू सी द एटम्स, यानी कि हम एटम्स को देख सकें, बट लेकिन नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट, लेकिन जो हम करीब तरीन इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं टू डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए करीब तरीन पहुंच सकते हैं एटम के, लेकिन उससे देखना नामुमकिन है। ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी ताकि आपको आगे की बात समझ आ सके। अगर आपके पास है एक ऑब्जेक्ट जिसकी डायामीटर किसे कहते हैं, ये दरमियान वाला ये कोई दायरा है, जैसे ये दायरा, इसका बिल्कुल मिड वाला पॉइंट क्या होता है, ये मिड तो नहीं, खैर जो भी, इसको हम कहते हैं सेंटर। सेंटर से अगर हम यहाँ पे जाएं, सेंटर से एक किसी भी कोने में, वो रेडियस, लेकिन अगर रेडियस को डबल कर लें, इतना ही हम यहाँ पे जाएं, तो ये क्या आपके पास डायामीटर मतलब इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। डायामीटर का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर रेडियस। अच्छा, एक जितना डायामीटर होता है उसको हम कहते हैं साइज, जितना भी किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर हो उसको हम कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का पता लग गया। अब वो कितना है, 2 नैनोमीटर। एक वेवलेंथ है जिसकी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 5 नैनोमीटर। अगर हम 2 नैनोमीटर साइज के ऑब्जेक्ट पे 5 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, तो वो रेडिएशन क्या होगी, उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। देखिए ऐसे गुजर रही है, उससे जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें नज़र ही नहीं आएगी। कोई भी चीज़ जो हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, हमें नज़र तब आती है जब वो लाइट की वेवलेंथ उससे रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से, फिर वो हमें रिफ्लेक्ट होके हमें नज़र आती है। लेकिन जब रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है, देखें इस तरह गुजर गई है, तब हमें कैसे नज़र आएगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आएगा। इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया है कि जो इस रेडिएशन की वेवलेंथ है, दिस रेडिएशन वेवलेंथ passes without reflecting the object। देखें विदाउट रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्ट के पास तो हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसके बगैर ही आगे निकल गई है, तो हम क्या ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। मतलब कि अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ बिगर देन ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कट हो रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ बिगर देन ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, हम वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। लेकिन सेकंड एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है, ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 नैनोमीटर है, ये आपने भी देखा, ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 नैनोमीटर है, लेकिन जो रेडिएशन अब हमने फॉल करवाई है उसका कितना है हमारे पास, उसकी हमारे पास वेवलेंथ है 1.5 नैनोमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट की 2 थी, इसकी 1.5, लेस देन ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ था उससे कम रेडिएशन की हमारे पास, कम वेवलेंथ की रेडिएशन है। जब ये हम फॉल करवाएंगे ऑब्जेक्ट पे, तो ये देखें ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमें नज़र आ रही है, ये हमारी आँख। तो जब वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कम थी ऑब्जेक्ट के साइज से, हमने वो फॉल करवाई है ऑब्जेक्ट पे, और फिर वो क्या जब रिफ्लेक्ट हो गई है, वो वाली रेडिएशन ही रिफ्लेक्ट करेगी साइज ऑब्जेक्ट से जिसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ किया है कि अगर वेवलेंथ कंपेरेबल है या फिर क्या है, कंपेरेबल है या फिर शॉर्टर है देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज है, तो हम उसे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप किसी एटम को देखने के लिए, तो क्या हम देख सकते हैं, इसका आंसर है नो, क्योंकि उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, विजिबल लाइट।
विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। विजिबल लाइट की अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो होती है 500 नैनोमीटर। और हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ 500 नैनोमीटर से कम ऑब्जेक्ट का साइज़ 500 नैनोमीटर से कम है, लेस है, तो हम वो नहीं देख सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी ऑब्जेक्ट से। मतलब कि हमें पता है एटम तो बहुत छोटा होता है, एटम का 500 नैनोमीटर से तो कम है। तो हम विजिबल लाइट से फिर हम कैसे देख सकते हैं एटम को? हम क्या करते हैं इसमें क्योंकि इसकी 500 नैनोमीटर क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, फोटोन, पैकेट्स ऑफ फोटोन होते हैं, उनकी वेवलेंथ लार्जर होती है। फिर हम क्या करते हैं, हमने ऊपर क्या रीड किया था, हमने रीड किया था कि हम डायरेक्ट एविडेंस किससे लेते हैं इसका, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं किसके लिए? एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इंस्टेड ऑफ लाइट, जैसे हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है। ये क्या होती है, एटम से रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। अच्छा, उसके अलावा हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम किस पे जा रहे हैं? साइज या डायमीटर। एटम का साइज या डायमीटर कैसे होता है? 20th सेंचुरी में एक्सरे एनालिसिस की मदद से साइंटिस्ट ने एटम का साइज और डायमीटर फाइंड करने की कोशिश की और कुछ फाइंड भी कर लिया। ये क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये हमारे पास अगर एटम है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर, ये कोई भी आप ले लें, सर्कल ले लें, सर्कल, हाँ, क्योंकि हम एटम को स्फीरिकल शेप में ही काउंट कर रहे होते हैं कि ये स्फीरिकल शेप का होता है एटम। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये बिल्कुल दरमियान में लाइन लगा, ये हमारे पास क्या है? डायमीटर, या हम कहते हैं किसी भी चीज़ का साइज़। लेकिन अगर हम इसको हाफ कर लें, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा डायमीटर, इसको इसमें भी हाफ, ये तो यहाँ से इस मिड पॉइंट से यहाँ है तो भी रेडियस, मिड पॉइंट से यहाँ है तो भी क्या है? रेडियस। मतलब कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 क्या है? रेडियस है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसका अगर नेक्स्ट फर्दर चलें, साइंटिस्ट ने जो पता लगाया कि कितनी, साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था, तो रेंज क्या आई है हमारे पास? रेंज आई है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये MCQs भी आ सकता है, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा पहले आगे चलने से पहले आपको मैं ये बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल था? 10⁻⁻10। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 नैनोमीटर, नैनो का आपको पता है 10⁻⁻9, आगे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल है? 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। अब हमारे पास रेंज किस में आई है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। मीटर इसको हम अगर एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करें, 2 और 10⁻⁻10 क्या आता है? 1 एंगस्ट्रॉन। 2 एंगस्ट्रॉन क्या हो जाएगी इसकी एंगस्ट्रॉन में वैल्यू। और अगर हम इसको नैनोमीटर में करें तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल था? 10⁻⁻9। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.2 नैनोमीटर इसका आंसर। लेकिन आपने ये MCQs के लिए ये ग्रीन बॉक्स करना है। अगर आपके पास आ जाए कि साइज़ या डायमीटर जो है एटम का, उसकी रेंज कितनी होती है, हम क्या करेंगे उसमें? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, या फिर आपके पास MCQs में आ जाए 0.2 नैनोमीटर, इस तरह भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लें 2 एंगस्ट्रॉन। तीनों आपके पास ये आंसर ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, 0.2 नैनोमीटर, या फिर 2 एंगस्ट्रॉन। तीनों आपके आंसर ये ठीक है। ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन है, ज़रा इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, जब डायमीटर इतना है, हमने कहा था कि हमने कहा था कि डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। डायमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब रेडियस पे आते हैं। रेडियस कितना हो सकता है फिर, जब डायमीटर इतना है? डायमीटर था 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर,
0.2 नैनोमीटर या फिर 2 एंगस्ट्रॉम। रेडियस का होगा एज रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें। हमारे पास डायमीटर था मीटर में 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, तो हमारे पास रेडियस आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ये था 2 एंगस्ट्रॉम डायमीटर और रेडियस का आ गया 1 एंगस्ट्रॉम। और हमारे पास 0.2 नैनोमीटर क्या था, नैनोमीटर में डायमीटर, और 0.1 नैनोमीटर इसका रेडियस। ये भी आपने एमसीक्यू से हवाले से ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बन के आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट चलें तो मैथ्स करें। वैसे तो मैथ्स सबका डिफरेंट है, लेकिन एवरेज अगर हम करें कि कितना हो सकता है एटम का मैथ्स एवरेज तरीके से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg, ये kg में वैल्यू है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम kg यानी कि किलोग्राम से कोई चीज़ ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो लार्जर टू स्मॉलर यूनिट आ रहे हैं, हम मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। लेकिन अगर हम ग्राम से भी स्मॉल जाना चाह रहे हैं तब हम करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई 1000। मतलब कि किलोग्राम से ग्राम में आना है मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम से मिलीग्राम में आना है तब भी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारे पास वैल्यू ये किस में थी, ये ऊपर मैथ्स की 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास ग्राम में क्या वैल्यू आएगी, 10⁻⁻24 टू 10⁻⁻22। उसके बाद हम मिलीग्राम में अगर करना चाहें तो हम दोबारा इसको मज़ीद मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10⁻⁻21 टू 10⁻⁻19 मिलीग्राम। अच्छा मज़ीद हम क्या करते हैं, एटम को हम एटम का जो मैस जिसमें मेजर करते हैं वो यूनिट हमने जो फिक्स किया है वो हम कहते हैं इसको AMU यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट। अच्छा 1 एटॉमिक मैस यूनिट यानी कि 1 AMU किसके इक्वल है हमारा, 1 AMU 1.667 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। आगे आप चाहें तो इसको मज़ीद kg से इस टेबल को यूज़ करते हुए kg से ग्राम, ग्राम से आगे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपके MCQs और अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। अच्छा अगर मैं आपको एटम का बताना चाहूँ इस सारी डिस्कशन के बाद कि एटम कितना छोटा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक डॉट है। एक डॉट में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन एटम्स होते हैं एक डॉट में जस्ट। और एक वाटर के ड्रॉप में कितने होते हैं, ये वाटर का ड्रॉप है, उसमें वाटर के मालिक्यूल्स की अगर बात करें, वाटर के मालिक्यूल कितने, 3 ट्रिलियन वाटर के मालिक्यूल्स हैं। और एक वाटर के मालिक्यूल में आपको नज़र आ रहा है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने एटम है, 3 एटम। अगर 3 ट्रिलियन एक वाटर के ड्रॉप में वाटर मालिक्यूल हैं और एक वाटर के मालिक्यूल में 3 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 3 × 3 9, 339। तो 9 ट्रिलियन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। इस आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं वो आपको आंसर कर सकूँ और नेक्स्ट में फर्दर इम्प्रूव कर सकूँ। कल से हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।